तो सीए एक्ट का जो प्रोविजन है, कोड ऑफ एथिक्स का जो प्रोविजन है, जो मैंने तुमको लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, वो तुमको करना ही करना है। प्लस मैं तुमको बता दूं आज किसका टेस्ट है तुम्हारा, शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 2 प्लस काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का भी टेस्ट है तुम्हारा। तो सर काउंसिल जनरल गाइडलाइन ही तो बचा हुआ है अपना, सिर्फ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस ही तो बचा हुआ है। तो मैं बता दूं शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 तो तुमने रिवाइज कर ही लिया होगा। काउंसिल जनरल गाइडलाइन का हाफ आवर का एक वीडियो है जो मैं इसके बाद अपन शेड्यूल 2 अभी रिवाइज करेंगे, ठीक है। शेड्यूल 2 फटाक से रिवाइज करेंगे अपन अभी क्विकली। एंड काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का हाफ आवर का ही एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, उसको ध्यान से अच्छे से कर लेना, क्योंकि उससे 3 क्वेश्चन मैं डालूंगा एग्जाम तुम्हारे टेस्ट में। 3 क्वेश्चन डालूंगा और तुम्हारे एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है उसमें पक्का पक्का एक क्वेश्चन आता ही है, काउंसिल जनरल गाइडलाइन से एक्सपेक्टेड है। एंड देयरफॉर इसको एकदम अच्छे से करना। कहीं भी कोई डाउट है तो मेरे को पहले बताना, और अगर कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मत आगे बढ़ना, पहले समझ के ही आगे बढ़ना, लर्न करके ही आगे बढ़ना, याद करके ही आगे बढ़ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ आवर का ही एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं तुमको शेयर कर लूंगा। तो काउंसिल जनरल गाइडलाइन खत्म करने के बाद ही आगे बढ़ना और टेस्ट देना आज, ठीक है। तो आ जाओ अभी अपन शेड्यूल 2 रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था शेड्यूल 2 में कितने पार्ट है। शेड्यूल 2 में 3 पार्ट है। पार्ट 1 में 10 क्लॉज है, पार्ट 2 में तुम्हारे 4, एंड पार्ट 3 में तुम्हारा कुछ क्लॉज नहीं, एक ही क्लॉज है छोटा सा। तो पार्ट 1 में जो 10 क्लॉज है वो प्रोफेशनल, कौन से प्रोफेशनल्स पे लगता है, सीए एक्ट नहीं है इंक्लूडेड देवांशु, ठीक है। एक्ट तुम कर लेना बाद में रिवाइज। सीए एक्ट कुछ लोगों का कल भी बोल रहे थे कि नहीं हुआ है अभी तक, दे वांट सम मोर टाइम। तो सीए एक्ट आई होप आज तो तुम कर ही लोगे अपना ओवर। अपन 2 दिन से कुछ नया चीज नहीं किया, कल भी अपन ने सिर्फ रिवाइज किया, आज भी कुछ नहीं किया नया, सिर्फ रिवाइज किया, ठीक है। तो अब बैकलॉग नहीं रहना चाहिए कुछ भी। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहला पार्ट 1 जो है वो कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लगता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही discloses information acquired in the course of his professional engagement, that is वो अगर ऐसा information जो कि उसको during the course of his professional engagement obtain किया था उसने by the client so engaging him, वो disclose कर देता है without the consent of the client, without the consent of the client or otherwise देन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो या तो तुमको क्लाइंट के कंसेंट से करना है, या तो अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तभी तुमको ये डिस्क्लोज करना है, वरना अगर तुम करोगे तो गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के। तो एक बार क्वेश्चन आई होप एवरीवन हैज गॉन थ्रू, टैक्स फ्रॉड वाला एक क्वेश्चन था वो पुराने एसएम का था, नए एसएम में शायद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बाकी सारे है कि बैंक ने मान लो सीए से मांगा कि तुम अपना ओपिनियन बताओ ये क्लाइंट के ऊपर, क्या हमको इसको लोन देना चाहिए कि नहीं, तो उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक को नहीं बता सकता, इवन इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट, इवन इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट, ताकि उसको लोन मिल जाए, या ताकि उसका इंडस्ट्री में नाम हो जाए, या ताकि उसकी रेपुटेशन बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो, याद रखना बैंक या किसी को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता, डेट ही हैज ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट बाय द क्लाइंट एंगेजिंग हिम, राइट। इसके अलावा अपन ने देखा था कि तुम आरओसी को बता सकते हो क्या, पब्लिक इंटरेस्ट में जाके तुम आरओसी को बता नहीं सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट में जाके आरओसी को नहीं बता सकते हो, हाँ। लेकिन अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है बाय लॉ, अगर लॉ की कोई रिक्वायरमेंट है तो तुमको बताना पड़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल तुम्हारा चैप्टर था एक कंपनी लॉ में, सेक्शन 206 से लेकर 229 तक, इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। उस केस में अगर तुमको आरओसी या किसी को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है तुम्हारा, एसएफआईओ सेफियो, तो उसको अगर बताना है या आरओसी को बताना है, या सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 में तुमको अगर फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी है मोर देन 1 ईयर वाली, मोर देन सॉरी 1 करोड़ वाली, तो उस केस में तुमको बताने की रिक्वायरमेंट लॉ बोल रहा है तो तुम बता दोगे, वहां पे तुम गिल्टी नहीं होगे। फिर इसके बाद अपन ने देखा था क्या अदर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट के केस में जब तुमको क्लाइंट से कंफर्मेशन लेनी है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो तुमको प्रोप्राइटर से कंफर्मेशन लेनी है, प्रोप्राइटर ने जिसको भी पीओए का होल्डर बनाया हुआ है, राइट, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास है प्रोप्राइटरशिप की या प्रोप्राइटर की, उससे या तो प्रोप्राइटर से लेनी है कंसेंट। पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी पार्टनर से ले सकते हो, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा तुमको, या तो किसी ये पावर डेलीगेट करनी पड़ेगी मैनेजिंग डायरेक्टर को एज पर सेक्शन 179। इसके बाद अपन ने डिफरेंस देखा था वर्किंग पेपर और इन्फॉर्मेशन में। तो भाई वर्किंग पेपर जो है ये सिर्फ अपन किसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्लाइंट को। जो ऑडिटी के वर्किंग पेपर्स है ये किसी को भी नहीं करवा सकते, ये एक्सट्रैक्ट्स अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं क्लाइंट को एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अस, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अस। लेकिन अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो भाई इन्फॉर्मेशन और वर्किंग पेपर में ये डिफरेंस है कि इन्फॉर्मेशन किसी और को भी दे सकते हो अदर देन क्लाइंट, प्रोवाइडेड वो तुम्हारा रेगुलेटर है या तुम्हारा कंसेंट मिला हुआ है क्लाइंट से, क्लाइंट के कंसेंट से तुम
अदर देन क्लाइंट को भी प्रोवाइड करवा सकते हो। क्लॉज 2 में अपन देखे थे कि सर्टिफाई कर रहे हो या सबमिट कर रहे हो इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ योर फर्म एनी रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एग्जामिनेशन। तो अगर तुम विदाउट एग्जामिनेशन सर्टिफाई कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो तुम्हारे या तुम्हारे नाम, फर्म के नाम के ऊपर, एनी रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखना रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिपोर्ट 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 के ऊपर एग्जामिनेशन कर रहे हो विदाउट एग्जामिनेशन, अनलेस एग्जामिनेशन तुमने किया किससे, unless the examination and related of the related record has been made by you or your partner or your employee or your another chartered accountant in practice, either by you, your partner, your employee और another chartered accountant in practice। तो उस केस में तुम जीपीएम नहीं होगे, बाकी सारे केस में तुम गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन भी तुमने आई होप कवर कर लिया था। क्लॉज 3 में तब देखा था अपन ने कि अगर तुम अपना नेम ऑफ योर फर्म यूज करने दे रहे हो, तुम परमिट कर रहे हो तुम्हारे फर्म का नाम या तुम्हारा नाम यूज किया जा रहा है इन कनेक्शन विद एन एस्टिमेट ऑफ अर्निंग कंटिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन, in connection with what, in connection with such engagement which is an estimate of earnings and that earnings estimate is contingent upon future transaction which may lead to the belief, ऐसा बिलीफ लगेगा सामने वाले को जब तुम अपना नाम परमिट कर रहे हो ना, तो ऐसा बिलीफ लग रहा है कि यू आर वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। भाई फोरकास्ट की एक्यूरेसी पे तुम वाउच कैसे कर सकते हो, दैट इज अ फोरकास्ट, राइट, तुम भगवान नहीं हो एंड देयरफॉर यू कैन नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। इसलिए तुमको अगर रिपोर्ट करनी, सर्टिफाई भी करना है, तो तुमको ये क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी 1 2 3 4। 1 2 3 4 पॉइंट क्या बोलता है, एसएई 3400 के तहत एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई बोलता है कि तुमको सोर्स बताना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन का, बेसिस ऑफ फोरकास्ट बताना पड़ेगा, मेजर असम्पशंस बताने पड़ेंगे इन अराइविंग एट द फोरकास्ट, एंड दैट यू डू नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट, एंड दैट यू डू नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। तो बेसिस ऑफ फोरकास्ट बताना पड़ेगा, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, असम्पशन जो जो तुमने लिए है ये बताना पड़ेगा, एंड दैट यू डू नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। इसको अपन ने याद कैसे किया था, मैंने तुम लोगों को पूछा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बताओ फटाफट से, तो तुम शर्मा के बताए नहीं थे कि बॉयफ्रेंड है, तो अब मेरे को ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सोर्स अज्यूम करना पड़ेगा, वाउच नहीं कर सकता, मैं अज्यूम कर सकता हूँ लेकिन वाउच नहीं कर सकता। तो बॉयफ्रेंड से था बेसिस ऑफ फोरकास्ट, सोर्स से था सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अज्यूम से था जो जो तुमने अजम्पशन लिया हुआ है, और तुमको लास्ट में बताना है कि यू आर नॉट वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। फिर इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन थे आई होप यू हैव सीन दैट। क्लॉज 4 में अपन ने देखा था कि तुम ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो ऑन एनी बिजनेस और एंटरप्राइज, एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस और एंटरप्राइज। कैसा बिजनेस, वैसा बिजनेस जहां पे तुम्हारा रिलेटिव इंटरेस्टेड है, राइट, या फिर तुम्हारा पार्टनर जो फर्म का है वो इंटरेस्टेड है, इन विच ही और हिज फर्म और अ पार्टनर इन हिज फर्म है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। और यहाँ पे नीचे में जो इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दिया है वहां पर रिलेटिव भी कवर्ड है, तो तुम क्लॉज में ही ऐड कर लो, बाद में भूल जाओगे, हो सकता है क्लॉज की लैंग्वेज में तुमको रिलेटिव याद ना रहा। तो इन विच ही, हिज फर्म, हिज पार्टनर और रिलेटिव है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। तो उस केस में तुम ऐसे बिजनेस या एंटरप्राइज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अगर करोगे तो क्लॉज 4 में गिल्टी हो जाओगे। यहाँ पे भी अपन ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, वाइफ ने शेयर एक्वायर किया इन द कंपनी विद द नेम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज जॉइंट होल्डर। तो जॉइंट होल्डर भी है तो तुम्हारा तो शेयर है ना, जॉइंटली तुम भी शेयर होल्डिंग कर ही रहे हो उसका, तुम अगर वो कंपनी का तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो तो तुम गिल्टी हो जाओगे। सीए फर्म वाज अपॉइंटेड टू इवैल्यूएट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वेयर वन ऑफ द पार्टनर वाज एनईडी। तो मेरे फर्म का कोई पार्टनर वहां पे डायरेक्टर है, दैट इज वहां पे हो सकता है उसका कुछ इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, नहीं, तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को बस इवैल्यूएट करो, ये कोई ओपिनियन देना नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। सीए अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन विच स्पाउस सिस्टर हस्बैंड हैज अ 75% होल्डिंग। तो अपन ने देखा था रिलेटिव भी कवर्ड है यहाँ पे। रिलेटिव क्या, रिलेटिव की डेफिनेशन में स्पाउस सिस्टर हस्बैंड आता है क्या, तो अपन ने क्या चेक किया था कि नहीं भैया, इंस्टीट्यूट बोलती है यहाँ पे रिलेटिव का मतलब रिलेटिव एज पर एएस 18। तो क्या बोला मैंने, रिलेटिव एज पर एएस 18, एज पर एएस 18 कौन कौन आता है रिलेटिव में, अपन ने देखा था। तो तुम आते हो, तुम कैसे आओगे भाई, तुम यानी तुम्हारी वाइफ आएगी, तुम और तुम्हारी वाइफ क्या एक ही है, हाँ एक ही, क्या बोलते हो उसको, एक ही शरीर एक ही आत्मा। तो तुम और तुम्हारी वाइफ तो परफेक्ट रिलेटिव हो ही हो, साथ में तुम्हारे पापा मम्मी, तुम्हारे पापा मम्मी, तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा भाई बहन, इसके अलावा तुम्हारा सन डॉटर, तुम्हारा सन डॉटर भी आएगा। बस याद रखना क्या कि डॉटर के केस में अपन डॉटर इन लॉ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डॉटर इन लॉ नहीं करेंगे भाई, डॉटर इन लॉ को क्यों करेंगे, ठीक है, डॉटर इन लॉ नहीं करेंगे, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, भाई इन लॉ, पेरेंट्स इन लॉ एंड मदर इन लॉ, सॉरी पेरेंट्स, पापा इन लॉ एंड मम्मी इन लॉ, ये सब एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारा क्या होगा, देखोगे तो
सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब याद रखना 20% और मोर वोटिंग पावर या 20% और मोर तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, तब जाके अपन इसको बोलेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया है, जैसे कि ये वाला केस हो गया, तो उस केस में तुम मान लेना क्या कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज हुआ है, तो याद रखना वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वगैरह इवैल्यूएशन है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवैल्यूएशन नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर तुम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो सिर्फ अपना क्या है कवर्ड है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीजें आगे तुम्हारे इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी तुम्हारे बाहर बाहर के लोगों को तुम दे रहे हो, वो सब चीजें कवर हो जाएगी यहाँ पे। अ सीए शुड नॉट बाय हिमसेल्फ और इन हिज फर्म नेम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन है और ये तुम्हारे टेस्ट में आने वाला है, ठीक है, तुम्हारे टेस्ट में भी आने वाला है। एक्सेप्ट द ऑडिटरशिप ऑफ अ कॉलेज इफ ही इज वर्किंग एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर। तुम अगर पार्ट टाइम लेक्चरर हो कॉलेज में, तो तुम उस कॉलेज का ऑडिटरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। पार्ट टाइम लेक्चरर हो तुम वहां पे और तुम उस कॉलेज की ऑडिटरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। पहली बात तो याद रखना, पार्ट टाइम लेक्चरर बन जाओगे तुम एनी इंस्टीट्यूशन अदर देन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीआई, तो तुमको स्पेशल अप्रूवल लग रहा है। तुम सबसे पहले तो गिल्टी का होगे क्लॉज 11 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। इसके अलावा तुम यहाँ पे भी गिल्टी हो जाओगे, अगर तुमने ऐसे कॉलेज की ऑडिटरशिप एक्सेप्ट कर ली, तो तुम कहाँ गिल्टी हो जाओगे, क्लॉज 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2। प्लस इसके अलावा तुम ऐसे ट्रस्ट की ऑडिटरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते जहां तुम तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारा एम्प्लॉय ट्रस्टी है, जहां तुम तुम्हारा पार्टनर या फिर तुम्हारा एम्प्लॉय ट्रस्टी है। इसके अलावा तुमको इंटरडिपेंडेंसेस नहीं रखनी है, डेट इज इंडिपेंडेंसी मेंटेन करनी है। मेंबर्स नॉट टू राइट बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ऑडिटी, statutory auditor not to be the internal auditor simultaneously, internal auditor not to be the tax auditor simultaneously, and members shall not accept the assignment of audit of a company for a period of 2 years। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। 2 साल तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ऑडिट आफ्टर योर टेन्योर एज अ डायरेक्टर हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम दैट कंपनी। तो उस कंपनी का जहां से तुम डायरेक्टर बन के आए हो, उस कंपनी की ऑडिटरशिप तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे अप टू 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर टेन्योर एज अ डायरेक्टर एंड आफ्टर योर रेजिग्नेशन एज अ डायरेक्टर। फिर क्लॉज 5 में अपन ने देखा था यू आर नॉट एबल टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम। तो याद है, मैं बता ही नहीं सकता, डॉक्टर बता रहा था, फेल टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम विच इज नॉट डिस्क्लोज इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट disclosure of which is very much necessary in making such financial statement not misleading। तो यहाँ पे लिख लो, अगर आगे तुम्हारे बुक में कवर नहीं है तो, इन मेकिंग सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग, इन मेकिंग सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग वेयर ही इज कंसर्न विद दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो जहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस भी पाए गए थे जहां पे तुम्हारा मटेरियल इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने नहीं बताया, इवन दो डेट वाज वेरी वेरी मटेरियल एंड डेट वाज नोन टू the disclosure of which should be known to the shareholders, if not disclosed then that would make such financial statement misleading and therefore उस केस में इंस्टीट्यूट ने गिल्टी पाया था चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को। अदर केसेस ऑफ मिसकंडक्ट में जहां सीए फेल टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी अबाउट द नॉन क्रिएशन ऑफ अ डिबेंचर ट्रस्ट। एक डिबेंचर ट्रस्ट तुमको फॉर्म करना पड़ता है कि भैया कोई इंटरेस्ट का रिपेमेंट अगर कंपनी नहीं कर पाई तो ट्रस्ट करेगा तुमको हर महीने इंटरेस्ट पटाना, किसको, डिबेंचर ट्रस्ट को। ट्रस्टी टेक केयर करेगा सारे डिबेंचर ट्रस्टीज का, सॉरी सारे डिबेंचर होल्डर्स का। तो डिवेंचर ट्रस्टी विल टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स, इसलिए डिवेंचर ट्रस्टी तुमको फॉर्म करनी पड़ती है। और अगर तुमने ऐसी डिवेंचर ट्रस्टी फॉर्म नहीं किया तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताना चाहिए था कि डिवेंचर ट्रस्टी की रिक्वायरमेंट जो है उन्होंने नहीं बनाई है, एंड देयरफॉर अगर तुम नहीं बता रहे हो तो तुम गिल्टी हो जाओगे क्योंकि ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन है एंड यू फेल टू डिस्क्लोज द मटेरियल इन्फॉर्मेशन, the disclosure of which is very much material and very much necessary. If not disclosed then it will make the financial statement not misleading, it will make the financial statement, sorry, misleading। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेयर सीए फेल टू एग्जामिन हाउ डेट्स बिकम बैड एंड रिटर्न ऑफ। तो बैड डेट्स है और तुमने राइट ऑफ कर दिया और तुमने इसको एग्जामिन नहीं किया, कैसे क्यों बैड डेट्स किया भैया, ये एग्जामिन करना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ नहीं है अभी तक, याद रखना, ठीक है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड एग्जामिन हाउ डेट्स बिकेम रिटर्न ऑफ और हाउ डेट्स बिकेम बैड डेट। ये सीए अगर एग्जामिन करने से भूल जाता है, सीए फेल टू एग्जामिन सच मटेरियल इंफॉर्मेशन, देन यू विल बी हेल्ड जीपीएम। एंड देन क्लॉज 6 में आता है तुम्हारा फेल टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नोन टू हिम। अगर तुमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता था और फिर भी तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और तुमने इसको नहीं बताया इन योर प्रोफेशनल कैपेसिटी, यू विल बी हेल्ड जीपीएम अंडर क्लॉज 6। इससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन भी देखे थे। क्लॉज 7 में आते तुम्हारा, अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस, अगर तुम ड्यू डिलीजेंस प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, या फिर तुम ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो इन द कंडक्ट ऑफ योर प्रोफेशनल ड्यूटीज, या फिर तुम ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो इन द कंडक्ट ऑफ योर प्रोफेशनल ड्यूटीज, यू डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ योर प्रोफेशनल ड्यूटीज, देन यू विल बी हेल्ड जीपीएम अंडर क्लॉज 7। क्लॉज 7 के एग्जांपल्स भी अपन ने देखे थे थ्रू द क्वेश्चंस ओनली। तो क्लॉज 7 के जो एग्जांपल्स है जितने
अपन ने क्वेश्चंस के थ्रू कवर किए थे। आई होप एवरीवन हैज डन दैट। एंड क्लॉज 8 में तुम्हारा बोलता है कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तुम ऑब्टेन किए बिना अगर ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो, दैट इज यू फेल टू ऑब्टेन द sufficient information and which is necessary for expression of the opinion, and if you are not obtaining such information, then it's exception, ये जो तुमने exception किया ना, जो तुमने information obtain नहीं किया है, that is so material that it negates the expression of the opinion। तो negates the expression of opinion मतलब तुम कुल मिला के क्या opinion दे रहे हो, और information obtain किए बिना अगर तुम कोई opinion भी दे रहे हो, तो उसका ये जो exception है, ये मान लिया जाएगा कि तुम्हारा opinion ही नहीं है, it negates the expression of your opinion। तो उस केस में तुम गिल्टी हो जाओगे। इट इज वेयर अ सीए फेल्ड इन हिज ड्यूटी to check the bank balance with passbook and fail to obtain certificate of balance from the banker for these balances, तो then you will be held guilty under clause 7 clause 8। याद रखना क्लॉज 2 के साथ क्लॉज 7 क्लॉज 8 भी आता है जनरली, एंड क्लॉज 8 के साथ भी क्लॉज 7 का तुमको रेफरेंस देना ही देना है। और अपन ने देखा था क्लॉज 8 के एक क्वेश्चन जो है, जो कि तुमको क्लॉज 2 का रेफरेंस भी देना है साथ में। तो क्लॉज 8 के मोस्टली सारे क्वेश्चन में क्लॉज 7 का भी रेफरेंस देना है। क्लॉज 8 का एक जो क्वेश्चन था उसमें तुमको क्लॉज 2 क्लॉज 8 प्लस क्लॉज 7 तीन क्लॉज का रेफरेंस देना है, जो कि अपन ने क्लॉज 2 में एग्जांपल भी दिया हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला स्टॉक सर्टिफिकेट के ऊपर तुमने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन किए बिना अगर ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, तो अगर स्टॉक सर्टिफिकेट है वो, तो उस केस में तुम्हारा रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ एफएस का पार्ट हो गया समझ लो, तो क्लॉज 2 का भी रेफरेंस दोगे। एंड अगर नॉर्मल मैगजीन मैगजीन वाला क्वेश्चन है, मैगजीन मैगजीन वाला याद है तुमको, मैगजीन का सर्कुलेशन के ऊपर तुमको ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ता है कि जो नंबर ऑफ सर्कुलेशन है जो तुम यानी मैगजीन कंपनी बता रही है वो सही है या नहीं है, तो वो तुम सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन किए बिना अगर कर रहे हो, तो तुमको क्लॉज 8 और क्लॉज 7 का रेफरेंस देना होता है। क्लॉज 8 और क्लॉज 7 का रेफरेंस देना पड़ता है। अगर ये रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है तो तुम उसका क्लॉज 2 का भी रेफरेंस देते। आई होप इट इज क्लियर, इफ नॉट देन यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है, बीच में इन बिटवीन यू कैन आस्क। फिर इसमें अपन ने देखा था clause 9 where you fail to invite attention to any material departure, fail to invite attention to any material departure from the generally accepted procedure of audit applicable to the circumstances। तो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर है, तुम उसमें अगर तुमने कंप्लायंस नहीं किया है और तुम यहाँ पे जो डिपार्चर किया हो उसका तुमको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अगर तुमने इसका डिस्क्लोजर नहीं किया है मटेरियल डिपार्चर का, देन यू विल बी हेल्ड जीपीएम अंडर क्लॉज 9 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। और सेबी लिस्टेड कंपनी का याद रखना तुमको कि तुमको लिस्ट जो लिस्टेड एंटिटीज है उनका ऑडिट तुम तभी कर सकते हो व्हेन यू हैव पीयर रिव्यूड योर फर्म, मतलब तुम्हारे फर्म का पीयर रिव्यू हुआ है तभी तुम लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर सकते हो। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है मई 22 में आई थिंक, ठीक है। देन ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी हो गई। इसके अलावा अपन ने देखा था ये प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन फेलियर ही शुड क्लियरली इंडिकेट द रीजन फॉर फेलियर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अगर तुम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के तहत कोई जहां तुमको एक्सेप्शन मिल रहा है तो तुम उसको स्ट्रेट अवे ऐसे रिपोर्ट नहीं कर दोगे कि भैया मेरे को नहीं मिला, भैया क्या नहीं मिला, रीजन बताओ, क्यों तुम ऐसा रिपोर्ट कर रहे हो, क्यों तुम एक्सेप्शन दे रहे हो, क्यों तुम मॉडिफाई कर रहे हो, क्यों तुम रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहे हो, रीजन के साथ तुमको रिपोर्ट करना है। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू exhaustively deal with instances or accepted procedure of audit applicable to few special cases, स्पेशल केस में हो सकता है कि सारे स्टैंडर्ड ऑडिट तुम कंप्लाई ना कर पाओ, तो उस केस में 2 इंस्टेंसेस ऐसे दिए हुए इंस्टीट्यूट ने, और जहां पे तो इंस्टीट्यूट बोल रही है कि ठीक है यहाँ पे तुम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर जो है दैट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग वगैरह, अगर तुम फुल्ली कंप्लाई नहीं भी कर पाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले तो अपन ने देखा था वही सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन सर्टिफाइंग, अगर तुम फिगर सर्टिफाई कर रहे हो, और सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन एटसेट्रा क्लाइंट के बिहाफ में, तो उस केस में तुमको पूरे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग की कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा था तुम्हारा स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट सिमिलरली इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स, रूल्स और प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग सच ऑडिट आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल रूल्स एप्लीकेबल टू द ऑडिट। यहाँ पे तुमको मैंने बताया था क्या क्या करते हैं अपन स्टॉक ऑडिट के केस में, ऐसा छोटी प्रोसीजर होती है एज कम्पेयर टू द इंटायर ऑडिट प्रोसीजर। क्लॉज 10 लास्ट तक कि अगर यू आर फेल्ड टू कीप द मनी ऑफ योर क्लाइंट अदर देन फीस एंड रेमुनरेशन, जो फीस और रेमुनरेशन मिल रहा है वो तो तुम रखोगे ही अपने बैंक में, लेकिन उसके अलावा जो भी तुमको पैसा मिल रहा है या मनी मेंट टू बी एक्सपेंडेड है, तो उसको तुमको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है टू यूज सच मनी फॉर पर्पस फॉर विच दे आर इंटेंडेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर रीजनेबल टाइम में तुमको जितना भी बोला है उसको तुम यूज कर लोगे बाद में एज सच फॉर डेट पर्पज ओनली, उसके पहले तुम अपने बैंक में नहीं डालोगे उसको, तुमको इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में ही रखना है, एक सेपरेट बैंकिंग अकाउंट मेंटेन करनी है फॉर यूजिंग सच मनी फॉर द पर्पज फॉर विच दे आर इंटेंडेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। जो इंटेंशन है क्लाइंट का उसके पर्पज के लिए ही तुमको इसको यूज करना है, तुम अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, अगर करोगे तो जीपीएम हो जाओगे क्लॉज 10 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1।
यहाँ पे था अपना एडवांस अगर तुमने रिसीव किया बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट अगेंस्ट सर्विस टू बी रेंडर्ड, ये इस क्लॉज में नहीं आएगा। तुमको एडवांस मिला, ये फी का ही पार्ट है समझो, ये तुम्हारी एक फी रेम्युनरेशन जैसी हो गई, तुमको इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। प्लस कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जैसे कि तुम्हारे स्टैम्प पेपर खरीदना, स्टेच्यूटरी फीस खरीदना, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी स्पेंट विद इन अ वेरी रीजनेबल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो बहुत शॉर्ट टाइम नीडेड है ना जिसके लिए, उसके लिए तुमको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। जो 2 दिन बाद ही खर्चा होने वाला है समझो, 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते में खर्चा होने वाला है, तो तुम उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। वो तुम अपना रिजनेबली शॉर्ट टाइम है तो तुम उसको यूज कर सकते हो फॉर डेट पर्पज। बट उसमें अगर तुम सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं भी रखते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, गिल्टी नहीं होगे। लेकिन ऐसा पैसा जिसका एक्सपेक्टेड है कि वो रीजनेबल पीरियड लगेगा उसका यूज करने का पर्पस जब आएगा, वो बहुत टाइम है अभी उसको, तो उस केस में तुमको वो पैसा तब तक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, इंपॉर्टेंट। प्लस एनी मनी दैट यू रिसीव इन कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी, लिक्विडेटर, कस्टोडियन, तो उस केस में तुमको सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन करना ही करना है। अगर तुमको एडवांस टैक्स मिला है और इंस्टॉलमेंट अमाउंट फ्रॉम द क्लाइंट सितंबर में ही है, तो टू बी पेड एज पर द ड्यू डेट, तो तुमको बैलेंस इसको रखना है सेपरेट बैंक अकाउंट में, और जब जब इंस्टॉलमेंट आएगी तब तब इंस्टॉलमेंट पटा देना। Therefore, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस if fail to keep the balance money after paying each installment in a separate bank account, then he will be held guilty of professional misconduct under clause 9 of part 1 of schedule 1, sorry, clause 10 of part 1 of schedule 1। पार्ट 2 में देखा था अपने जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मेंबर्स इन जनरली मतलब सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एप्लीकेबल है, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर सबसे पहला था कि कोई भी तुम सीए एक्ट का, रेगुलेशन का या गाइडलाइंस ऑफ द इंस्टीट्यूट का पालन नहीं करते हो तो इस रिगार्ड में तुमको आज काउंसिल जनरल गाइडलाइंस देख लेनी है। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस आज खत्म कर लेना, आधी घंटे का ही वीडियो, एक छोटा सा, एक फास्ट ट्रैक वीडियो है, मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है जो कि तुमको बहुत हेल्प करेगा रिवाइज करने में भी एकदम शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो सेंट्रल काउंसिल की जो जनरल गाइडलाइन है तुम्हारी, उसका भी तुम कॉन्ट्रवेंशन करते हो, सीए एक्ट के रेगुलेशन का यानी वायलेशन करते हो, 1988 है ये सीए रेगुलेशन 1988, या सीए एक्ट का 1949, या कॉन्ट्रवेंट कर रहे हो तुम कोई भी सर्कुलर का बाय इशूड बाय द आईसीआई, तो इस केस में तुम गिल्टी हो जाओगे, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस का एग्जांपल दिया था। आई होप यू आर अवेयर अबाउट ऑल दिस प्रोविजन, इफ नॉट देन यू विल बी, अगर कुछ प्रोविजन के बारे में नहीं भी पता होगा तो आज तुमको काउंसिल जनरल गाइडलाइन के थ्रू पता चल ही जाएगा। क्लॉज 2 में देखा था, अगर basis an employee of any company or firm or person discloses confidential information acquired in the course of employment, मतलब ये किसको है, इम्प्लॉई चार्टर्ड अकाउंटेंट को। मेरे को फटाफट से बताओ, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है और अगर तुम डिस्क्लोज कर देते हो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट की, तो तुम कहाँ पे आओगे? अगर तुम इम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो और तुम डिस्क्लोज कर देते हो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, तो तुम कहाँ पे आओगे? बोलो भाई। क्लॉज 1 शेड्यूल 2 पार्ट 1। 1 ऑफ शेड्यूल 1, ठीक है, तो याद रखना चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है और वो अगर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे अपने क्लाइंट की, तो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के पार्ट 1 के क्लॉज 1 में आएंगे। और अगर इम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अगर डिस्क्लोज कर रहे हैं तो कहा होगे क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2। तो अपन ने इसको याद कैसे किया था, डू यू रिमेंबर क्लॉज 2 को? दैट इज शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 2। तो ये क्या है, 222 222 222 तू तू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा, तू मत करना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, वरना बहुत मार खाएगा। तो तू 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 कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज मत करना। ये अपन किसको बोल रहे हैं, एक इम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल रहे हैं, अनलेस दैट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और इम्प्लॉय, दैट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो उस केस में तुमको डिस्क्लोजर करना पड़ सकता है। क्लॉज 3 में अपन ने देखा था कि इंक्लूड्स एनी इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट या रिटर्न या फॉर्म विच इज टू बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट, काउंसिल, कमिटी, डिसिप्लिनरी बोर्ड, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड या एपेलेट अथॉरिटी। इनको तुमने जो जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी थी, स्टेटमेंट देना था, रिटर्न भरना था, जो तुमने प्रोवाइड की है लेकिन तुमने गलत दी है एंड नोइंग देम टू बी फॉल्स, जानबूझकर गलत दी है, तो उस केस में तुम्हारा क्लॉज 3 में आ जाएगा। एंड क्लॉज 4 में तो तुम्हारा डिफॉल्टेड करे, तुम एम्बेजल करे कोई भी मनी रिसीव्ड इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो तुम्हारा क्लॉज 4 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में आ जाएगी। लास्ट पार्ट 3 है तुम्हारा शेड्यूल 2 का। पार्ट 3 बोलता है कि अगर मोती वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शेल बी डीम टू बी जीपीएम, अगर शेल बी डीम टू बी जीओएम, शेल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट है, जीपीएम मत कर देना, जीओएम है यहाँ पे, गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, इफ ही इज हेल्ड गिल्टी बाय एनी सिविल या क्रिमिनल कोड फॉर एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months, फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months। तो यहाँ अपना शेड्यूल 2 भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट इज टू विदाउट द ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, 8:15 हुआ है, 9 बजे तक तुम अपना कंप्लीट कर लो क्या,
काउंसिल जनरल गाइडलाइन का वीडियो, ठीक है, काउंसिल जनरल गाइडलाइन का वीडियो अपना फिनिश करो एंड देन गिव योर टेस्ट आफ्टर प्रॉपरली रिवाइजिंग शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 एंड काउंसिल जनरल गाइडलाइन। प्रॉपर अपना टेस्ट दो। मैं टेस्ट का जो है टेस्ट पेपर जो है वो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आज तक दे देना टेस्ट एंड वी विल डिस्कस द टेस्ट टुमारो इन द क्लास फर्स्ट थिंग, ठीक है। एनी डाउट?